हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी डिकोड्स। तो आज हम लोग जीएस एनालिसिस करने वाले हैं जो कल हमने मॉक दिया था एडुकेटी बेस्ड फुल टेस्ट थर्ड का। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो, मैंने इस टॉपिक को बहुत ही ब्रीफली ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है आपसे। आई थिंक इसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, जिसमें मैंने एंशंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है जिसमें स्टोन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म और महाजनपथ्स हैं। तो अगर आपको क्विक रिवीजन करना है प्रॉपर इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। 21 मिनट्स का ये वीडियो है जिसमें सारे पॉइंट्स कवर है उसमें, ठीक है। तो इसमें तो मैं बहुत ही ब्रीफ आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि ब्रीफ का भी और ही ब्रीफ है वो। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को बोलते और किस नाम से है, इसको हम लोग और बोलते हैं हरप्पन, जस्ट अ सेकेंड, हरप्पन सिविलाइजेशन के नाम से। स्पेलिंग देखो भाई, सिविलाइजेशन, हरप्पन सिविलाइजेशन के नाम से और इसको हम जानते हैं, ठीक है। और इसका अगर मैं देखूं तो जो नॉर्दर्न मोस्ट साइट है वो जम्मू कश्मीर में एक डिस्ट्रिक्ट है मांदा। वेस्टर्न मोस्ट जो साइट है वो यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है आलमगीरपुर। और सदर्न मोस्ट साइट है महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है दायमाबाद। और ईस्टर्न मोस्ट साइट जो है वो सुक्त गेंडोर है। इसकी स्पेलिंग मुझे थोड़ी डाउट है, तो आई थिंक यही इसकी स्पेलिंग है। और ये मकरान कोस्ट, ठीक है। सो ये है आपका आईबीसी की साइट्स हैं। अगर कोई पूछेगा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में, तो आप इसको ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली साइट जो डिस्कवर हुई थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, सबसे पहली साइट जो थी, फर्स्ट साइट जो थी, वो हड़प्पा थी। कब हुई थी? 1921 में। किसने करी थी? दयाराम साहनी ने करी थी, ठीक है। फिर उसके बाद और अगर हम देखें तो एक साइट है जिसका नाम है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो, इसको माउंट ऑफ डेड भी बोलते हैं। और ये कहाँ पे? तो सिंध पाकिस्तान में है, मतलब ये पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान में है, ठीक है। ये भी पाकिस्तान में है। और यहाँ पे हमें ग्रेट बाथ दिखा था। ग्रेट बाथ का जनरली इस्तेमाल रिलीजियस सेरेमनी के लिए करते थे, ठीक है। फिर एक और साइट है धोलावीरा। जो धोलावीरा है वो कहाँ पे है? वो हमारे इंडिया में ही है, मतलब इंडिया के राज्य गुजरात में है। और यहाँ पे फेमस किसके लिए है? टाउन प्लानिंग के लिए फेमस है ये, मतलब एक यूनिक टाउन प्लानिंग के लिए फेमस है ये। यूनिक टाउन प्लानिंग। क्वेश्चन जो आया था लोथल के बारे में आया था। लोथल तुम्हारी गुजरात में ही है और यहाँ पे पोर्ट है, पोर्ट सिटी है, ठीक है। और अगर देखोगे तो साइट्स, कौन कौन से साइट्स हमने डिस्कस करी हैं, कहाँ गया? ये था, लोथल हो गया। और साइट्स देखेंगे अगर, तो जैसे हो गई कालीबंगन। कालीबंगन किसके लिए फेमस है? कभी भी अगर क्वेश्चन आ जाए प्लॉट फील्ड या फायर अल्टर्स, प्लॉट फील्ड या फायर अल्टर्स, ठीक है, तो इसके लिए ये हो गया। एक साइट है चहानुदारो। ये सिटी विदाउट सीटाडेल है। फेमस है किस लिए? सिटी विदाउट सीटाडेल। यहाँ पे कोई सीटाडेल नहीं देखा गया था। सीटाडेल एक तरीके से एक्रोपोलिस, मतलब अपर और लोअर टाउन्स होते हैं। जो ऊपर लोग रहते हैं, राजा महाराजा लोग रहते हैं, और लोअर टाउन्स जहाँ पे मतलब नॉर्मल आम आदमी रहता है। तो वो एक तरीके से बना हुआ ऐसा था कि ऊपर की हाइट में तो वहाँ पे अच्छे बड़े लोग रहेंगे और नीचे वाले में थोड़ा कॉमन मैन रहेंगे। सिटी विदाउट सीटाडेल इज जहानदारो, ठीक है। और हाँ, जैसे वैसे इंडिया की लार्जेस्ट साइट कौन सी है? राखीगढ़ है, जो कि हरियाणा में है। जो राखीगढ़ ही है, ये इंडिया की लार्जेस्ट साइट है। और एक और साइट है बनावली करके। मुझे अभी यही कुछ साइट्स याद आ रही हैं, तो आई विल मेंशनिंग दिस। बनावली करके है, ये भी हरियाणा में है,
ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या देखा गया था, हमने देखा था कि ग्रिड ग्रिड पैटर्न साइट्स हो गए, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, ये सब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पाए गए थे इस इंडस वैली सिविलाइजेशन से। अब देखो दो पार्ट में डिवाइड होता था, जो जैसे कोई भी जैसे ये मान लीजिए ये ऐसे कुछ होता था। तो ये जो ऊपर वाला टाउन होता था इसको बोलते थे अपर टाउन, ठीक है, सीटाडेल। और नीचे वाले जो यहाँ पे लोग यहाँ पे थे वो उसको बोलते थे लोअर टाउन, ठीक है। तो ये हो गया अपर टाउन और लोअर टाउन, मतलब इसी को ही सीटाडेल बोलते थे इस पूरे प्रोसेस को। यहाँ पे तो मतलब राजा वाजा लोग रहते थे, और यहाँ पे थोड़ा आम इंसान हो गए, क्राफ्ट्समैन हो गए, ये सब लोग रहते थे, ठीक है। तो ये तो तुम्हारा कुछ साइट्स हो गए और सीटाडेल के बारे में हो गया। तो ये हो गया। अब देखते हैं हम, हाँ, तो इसमें जैसे एग्रीकल्चर देखें अगर, तो यहाँ पे जो नॉर्मली क्रॉप्स जो ग्रो करे जाते थे वो वीट हो गया, बार्ले हो गया, और कॉटन सबसे पहले यहीं पे यूज़ हुआ था। कॉटन मतलब फर्स्ट यूज्ड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। कौन कौन से एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते थे, तो हम्प्ड बुल्स हो गया, बफलो हो गया, डॉग्स हो गए। हॉर्स का कोई नाम नहीं था, हालांकि एसएससी नहीं कंसिडर करता है हॉर्स का नाम, ठीक है, क्योंकि कोई हॉर्स डोमेस्टिकेट नहीं किए गए थे इस टाइम पे। और क्या कर सकते हैं, हाँ, पॉटरी देखते हैं। जो पॉटरी जो थी वो व्हील मेड थी, और कौन से कलर की थी, रेड एंड ब्लैक, रेड एंड ब्लैक। और क्या हो गया, मटेरियल्स तो हमको पता ही, इसमें टेराकोटा, ब्रोंज, कॉपर हो गया। एंड डांसिंग गर्ल, जो डांसिंग गर्ल थी वो मोहनजोदारो में पाई गई थी, यहीं इसी में ही डांसिंग गर्ल देखी गई थी, डांसिंग गर्ल हो गया। यहीं पे एक बियर्डेड स्टेयरटाइट मैन देखा गया था, बियर्डाइट बियर्डेड स्टीयरटाइट मैन। और हड़प्पा में ही हमने देखा है टेराकोटा, टेराकोटा की फिगर्स देखी हैं, फिगरिंग्स देखी हैं, टेराकोटा की फिगरिंग्स देखी हैं, ठीक है। और यूनिकॉर्न की सील्स भी इसमें थी। और मतलब और कुछ था, हाँ, और स्क्रिप्ट जो थी वो अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट थी, अनडिसाइफर्ड अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट, अनडिसाइफर्ड स्क्रिप्ट। अभी तो मुझे बस इतना ही, आई थिंक इतना ही इम्पोर्टेंट है। और और वर्शिप तो इनकी मदर गॉडेस की करते थे, प्रोटो शिवा, पाशुपति सील हो गया, इन सब की वर्शिप करते थे। कोई भी टेम्पल स्ट्रक्चर इस एरा में फाउंड नहीं हुए थे, रिमेंबर दिस। एंड बाकी बाकी आई थिंक इतना ही सफिशेंट है। बाकी मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं वीडियो में जाके। IVC 20 मिनट्स का ही वीडियो है, सो इतना कुछ ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। और हाँ, एक और चीज़ देख लेते हैं, जैसे दयाराम सानी ने हड़प्पा करे था, वैसे RD बैनर्जी ने मोहनजोदारो किया था, ठीक। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलोसफी। ये मैंने वैदिक एज में कवर ऑलरेडी इस टॉपिक को करा है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं ब्रीफली बता देती हूँ कि 6 सिस्टम्स ऑफ इंडियन फिलोसफी क्या क्या हैं। तो 6 सिस्टम कुछ ये हैं, क्या क्या है, न्याय है, लिख लेते हैं न्याय। फिर वैशेषिका है, वैशेषिका हो गया, सांख्य हो गया, योग हो गया, मीमांसा हो गया, और वेदांता हो गया, ठीक है। ये हैं कुछ 6, ये तो सिस्टम्स हो गए। अब इसके फाउंडर्स क्या क्या हैं, फाउंडर्स कौन कौन है ये देखते हैं। जैसे न्याय के फाउंडर कौन है, न्याय के फाउंडर है गौतम। वैशेषिका के फाउंडर कौन है, कन्नड़। सांख्य के कपिला। योग के पतंजलि। मीमांसा के कौन है, जामिनी। और वेदांता के व्यास हैं, व्यास या फिर भद्रन है, तो मैं व्यास मुझे याद आ रहा है, तो आई थिंक यही है, ठीक है। इनकी अब जो है इनके टेक्स्ट हैं कुछ, तो इनके जैसे टेक्स्ट आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे इनका जैसे न्याय से न्याय सूत्र हो गया,
न्याय सूत्र, ठीक है। और वैशेषिका, वैसे इसी में वैशेषिका सूत्र लगा दो। सांख्य सूत्र हो गया, योग सूत्र होगा, मीमांसा सूत्र हो गया और ब्रह्म सूत्र हो गया, ठीक है। ऐसे तो इसको हटा देते हैं आप, इसको सूत्र टेक्स्ट। इसमें कोर आइडिया इनका क्या है? आइडिया इसका क्या है? लॉजिक और एपिस्टेमोलॉजी का है। लॉजिक है एंड एपिस्टेमोलॉजी। वैशेषिका में क्या है? वैशेषिका में जो है वो मेटाफिजिक्स है बेसिकली। इसमें एटोमिज्म और मेटाफिजिक्स। सांख्य में डुअलिज्म के बारे में है, मतलब पुरुष और प्रकृति के बारे में डुअलिज्म। और योग में तो पता ही है, डिसिप्लिन ऑफ माइंड एंड बॉडी। माइंड एंड बॉडी। मीमांसा में जमिनी ने लिखा था, और इसमें क्या है? रिचुअल्स हैं और धर्म है। वेदांता में क्या है? नॉलेज ऑफ ब्राह्मण्स है, ठीक है। तो बस इतना ही है, नॉलेज ऑफ ब्राह्मण्स हो गए, और कुछ इसमें है नहीं। तो ये आपको रिवाइज करना, ये पूछता है क्योंकि मैंने इसको और भी एग्जाम्स में देखा है। सो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब ये कुछ टर्म्स हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लिक्विड प्रेशर और ब्लड प्रेशर, इनके बारे में देखते हैं और कुछ स्टैंडर्ड्स, इनके पॉइंट्स देखते हैं। तो जो क्वेश्चन था वो था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे 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 हम ऊपर जाएंगे, तो जैसे जैसे हाइट पे जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है विथ हाइट। अल्टीट्यूड बढ़ेगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। लिक्विड प्रेशर की बात करेंगे तो सब इसका जो आंसर था वो यही था कि जो लिक्विड प्रेशर है दैट इज सेम एट सेम डेप्थ इन ऑल डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। सेम डेप्थ इन ऑल डायरेक्शंस, यही तो हमारा पास्कल्स लॉ कहता है, इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक। और जो बीपी होता है वो फीट का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ब्रेन, ठीक। बस ये था, ये कुछ पॉइंट्स था, ये आपको यही स्टेटमेंट्स थी जिसमें से आंसर इसका यही था कि लिक्विड प्रेशर जो होता है वो सेम होता है एट सेम डेप्थ इन ऑल डायरेक्शन विच इज़ इंडिकेटिंग टू पास्कल्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंकिंग क्या है? तो जो इंडिया की रैंकिंग है वो 131 है आउट ऑफ 148, और जो टॉप करा है फर्स्ट है वो आइसलैंड है। बस इतना याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये बुक किसने लिखी है और को ऑथर इसके कौन है? वैसे को ऑथर का नाम तो गिवन था आर श्रीधर, तो ये किसने किन के साथ लिखी है? तो वीवीएस लक्ष्मण एंड आर श्रीधर, इन्होंने मिलके इस बुक को लिखा है। अब कुछ क्रिकेटर्स की कुछ ऑटोबायोग्राफीज और बायोग्राफीज देख लेते हैं। जैसे कि अगर कुछ बुक्स हो गई या ऑटोबायोग्राफीज हो गई, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, ये किसकी है? ये सचिन तेंदुलकर की है, सचिन तेंदुलकर की है। और एक बुक है जिसका नाम अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, तो ये किसकी है? ये हमारी है सौरव गांगुली की। और कौन सी बुक? हाँ, सनी डेज तो पता ही चल रहा है सुनील गावस्कर की है, सुनील गावस्कर। और और कौन सा? हाँ, स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट, स्ट्रेट फ्रॉम माई हार्ट जो है वो है कपिल देव की। टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है? युवराज सिंह की। युवराज सिंह। और बुक्स देखते हैं जैसे कि 281, 281 एंड बियॉन्ड किसकी है? तो ये वीवीएस लक्ष्मण की है।
VVS वेरी वेरी स्पेशल, लक्ष्मण, VVS लक्ष्मण। वाइड एंगल किसकी है? ये हमारे कोच इंडियन क्रिकेट टीम के रह चुके हैं, दैट इज अनिल कुंबले। और कोई याद आ रहा है कि हाँ, स्टार गेजिंग। स्टार गेजिंग एक तरीके से ये ऑटोबायोग्राफी नहीं, ये एक मेमेयर है स्टार गेजिंग। अगर आए, अगर मान लीजिए स्टार गेजिंग द प्लेयर्स ऑफ माई लाइफ, द प्लेस इन माई लाइफ, तो ये उसकी है, रवि शास्त्री की है, रवि शास्त्री। और नो स्पिन किसकी है? नो स्पे तो ये तो इंडियन की हो गया था, ये शेन वॉर्न की है। और बस अब मुझे बस इतना ही याद आ रहा है, बाकी आएगा तो आई विल बी टेक्सटिंग यू इन टेलीग्राम। सो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, भारत रत्न। तो जो भारत रत्न है ये स्टैब्लिश कब हुआ था? ये 1954 में हुआ था। इसको देता कौन है? बाय प्रेसिडेंट। कौन एडवाइस करता है? प्राइम मिनिस्टर करता है, सॉरी, बाय प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ऑन द एडवाइस ऑफ पीएम, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। पहले 3 रेसिपिएंट्स कौन थे? जो फर्स्ट रेसिपिएंट्स थे, फर्स्ट 3 रेसिपिएंट्स, तो वो थे सी राजागोपालाचारी, ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे। सी राजागोपालाचारी, चक्रवर्ती राजागोपालाचारी इनका पूरा नाम था। सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ये हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और सीवी रमन, उनको फिजिक्स के लिए मिला था। ठीक है। और अभी की बात करें 2024 में, तो 2024 में मिला है कर्पूरी ठाकुर, ये बिहार के हैं, कर्पूरी ठाकुर जी को मिला था। ये पोस्ट कर्पूरी ठाकुर हो गए, और एल के आडवाणी हो गए, लाल कृष्ण आडवाणी। चौधरी चरण सिंह हो गए, चरण सिंह। और पीवी नरसिम्हा राव, इन्हीं के टाइम पे बैलेंस ऑफ पेमेंट आया था 1992 के टाइम पे, ये प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, जब क्राइसिस हुआ था, इकोनॉमिक क्राइसिस। नरसिम्हा राव। और फादर ऑफ ग्रीन, इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन किसको बोलते हैं? MS स्वामीनाथन। इन 5 लोगों को 2024 में मिला है, स्वामीनाथन। और यंगेस्ट याद रखिएगा, यंगेस्ट सचिन तेंदुलकर को 2014 में मिला था। यंगेस्ट जो थे वो 2014 में सचिन तेंदुलकर को मिला। सचिन तेंदुलकर को स्पोर्ट्स की फील्ड में मिला था, सचिन तेंदुलकर। और कुछ इसमें तो बस आई थिंक इतना इम्पोर्टेंट है इसमें। तो नेक्स्ट पे आते हैं, 9th 5 ईयर प्लान के बारे में देखते हैं। देखो कल वाले वीडियो में, मतलब कल जो हमने डिस्कस किया था, तो सेकंड 5 ईयर प्लान के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें से KYC मतलब खादी एंड विलेज कमीशन आया था, क्योंकि उसी 5 ईयर प्लान में इंडस्ट्रीज़ का सेटअप होने लगा था। तो अब हम 9th 5 ईयर प्लान देखते हैं। इसी तरीके से मॉक में अगर जितने भी 5 ईयर प्लान्स आ जाएंगे, हम उसको एक एक करके कवर करते जाएंगे, बिकॉज एक साथ जब हम करते हैं तो थोड़ा बहुत दिमाग में भी नहीं रहता है, बिकॉज काफ़ी कुछ और भी चीज़ें याद करनी होती हैं। तो अभी हम 9th 5 ईयर प्लान को देखते हैं कि क्या 9th 5 ईयर प्लान था। पहले तो इसका जो टाइम पीरियड था वो 1997 से 2002 के बीच में था। और इसका जो ऑब्जेक्टिव था, वो क्वेश्चन यही था कि ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस किस 9th ईयर प्लान, किस प्लान का ऑब्जेक्टिव था? ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस। और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे? पावर्टी एलिवेशन हो गया, गरीबी हटाना, फिर सेल्फ रिलायंस हो गया। ठीक, ये मतलब ये बस इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें, और कुछ तो मुझे लगता नहीं है कि ऑब्जेक्टिव पूछेगा, और ईयर अगर पूछना चाहे तो पूछ लेगा। हाँ, इस 5 ईयर प्लान के टाइम पे हमारे
प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी, अटल जी थे। अटल जी ये हमारे उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे। नेक्स्ट बोलते हैं आर्टिकल 163 पे। तो ये बेसिकली क्या है, ये गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर्स बताता है, मतलब एक तरीके से डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ गवर्नर, ये बताता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, मनी बिल। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मनी बिल। सबसे पहले तो आर्टिकल कौन से मेंशन है? 110 आर्टिकल जो है वो 110 है। ये सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, ओनली इन लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस हो सकता है। राज्यसभा के क्या है, बहुत लिमिटेशंस है, मतलब जो राज्यसभा के पास बहुत लिमिटेड पावर्स हैं कि वो रिकमेंडेशन दे सकता है बिल में कि मतलब ये सब बिल में कुछ कुछ चेंजेस आने चाहिए, पर लोकसभा बाउंडेड नहीं है राज्यसभा के कि लोकसभा को राज्यसभा का जो भी डिसीजन ले रहा है या जो भी सजेशन दे रहा है उसको मानना ही पड़ेगा, तो बाउंडेड नहीं है। तो जो भी फाइनल जो डिसीजन लेने वाला है वो हमारा लोकसभा ही है। राज्यसभा का रोल बस थोड़ा लिमिटेड है कि रिकमेंडेशन दे सकता है आपकी, मतलब राज्यसभा का काम जो है वो सिर्फ ओनली रिकमेंड करेगा, सिर्फ ओनली रिकमेंडेशन, वो भी ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा उनके रिकमेंडेशंस को मानेगा ही, दैट इज़ नॉट नेसेसरी। और हाँ, एक और चीज़, कोई भी बिल मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल है, या डिसाइड कौन करता है? स्पीकर डिसाइड करता है। स्पीकर, लोकसभा का जो स्पीकर होता है, स्पीकर डिसाइड्स वेदर अ बिल इज़ अ वेदर बिल is a money bill or an ordinary bill, whether bill is a money bill or ordinary bill, ordinary bill। और हाँ, अगर ये राज्यसभा के पास जा रहा है, मतलब लोकसभा के बाद राज्यसभा में तो जाता ही है, तो राज्यसभा के पास सिर्फ 14 दिन ही होंगे, 14 डेज, एक सेकेंड, हाँ 14 डेज टू सजेस्ट चेंजेस, सिर्फ 14 दिन होंगे उसके पास करने के लिए। अगर राज्यसभा कोई भी एक्शन नहीं लेता है इन 14 डेज में, तो फिर वो जो बिल है वो पास हो जाएगा। ठीक, और हाँ एक और चीज़ होती है कि प्रेसिडेंट के पास जाएगा ही जाएगा फॉर एसेंट, मैंडेटरी होता है प्रेसिडेंट के पास जाना, उसकी एसेंट लेने की, उसके बिना, उसके एसेंट के बिना बिल पास भी नहीं हो सकता है। तो इतना मनी बिल में सफिशिएंट है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, आदित्य L1 मिशन के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले ये मिशन जो है वो लॉन्च डेट क्या थी? तो ये लॉन्च हुआ था 2 सितंबर 2023 को लॉन्च हुआ था। किसने लॉन्च किया था? इसरो ने लॉन्च किया था। और जो लॉन्चिंग व्हीकल थी वो PSLV C57 थी। कहाँ से लॉन्च हुआ था? सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा जो इसकी डेस्टिनेशन थी, वो जो डेस्टिनेशन थी, मतलब कहाँ पे ये मिशन लॉन्च होगा, डेस्टिनेशन कहाँ पे जाएगा, ये डेस्टिनेशन थी इसकी, इस सैटेलाइट की, वो डेस्टिनेशन क्या थी इसकी? वो एक लैग्रांजे पॉइंट था, इसको बोलते थे लैग्रांजे पॉइंट 1, दैट इज़ तभी वहाँ से पड़ा था L1, जो कि 1.5 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, वहाँ पे इसको जाना था। टिक, लाइफ क्या है इसकी 5 साल की अप्रॉक्सीमेटली रखी गई थी। तो लेग्रांजेस पॉइंट, अच्छा ये पॉइंट होता क्या है? तो बेसिकली ये एक क्या है कि स्टेबल पॉइंट है अर्थ और सन के बीच में, जहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्सेस बैलेंस होती हैं। ठीक है, ये एक तरीके से स्टेबल पॉइंट है अर्थ एंड सन के बीच में, स्टेबल पॉइंट बिटवीन अर्थ एंड सन। यहीं पे तुम्हारी जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है वो बैलेंस होती हैं। ठीक, और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, जो क्वेश्चन आया था वो कुछ स्टेटमेंट्स दी गई थी। तो इसने फर्स्ट एवर
इमेज ऑफ सोलर कर्नल कैप्चर, फर्स्ट एवर इमेज ऑफ सोलर कर्नल कैप्चर किया था। ये इसका आंसर, मतलब जो क्वेश्चन आया था वो इसका आंसर ये था, कैप्चर्ड। ठीक, बस और तो कुछ समझ नहीं आ रहा इसमें। आई थिंक इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ ग्रैंड स्लैम टाइटल्स। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि 2024 में ग्रैंड स्लैम टाइटल्स के विनर्स कौन कौन थे, और 24 में कौन कौन थे, और 25 में भी जो अभी करंट 3 हो चुके हैं इवेंट्स, उनके विनर कौन कौन थे। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम सिर्फ इतना डिस्कस करेंगे इस वाले में, क्या डिस्कस करेंगे कि ग्रैंड स्लैम टाइटल्स कौन से कोर्ट में खेले जाते हैं। तो एक काम करते हैं, ऐसे करके टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले इसको मैं एक इंक्रीजिंग ऑर्डर से, मतलब पहले से बाद में लिखूंगी। तो सबसे पहले जो टाइटल है वो होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है। ये होता कहाँ पे है, मेलबर्न में होता है, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। कब होता है, ये जनवरी में होता है, और इसका जो सरफेस है वो एक हार्ड कोट होता है, हार्ड कोट होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्लेक्सी कुशन, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा आता है फ्रेंच ओपन। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइटल खेला जाता है वो फ्रेंच ओपन होता है, जो कि कहाँ खेला जाता है, पेरिस, फ्रांस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। ये कब होता है, मई से जून के बीच में होता है, और इसका जो कोर्ट होता है वो क्ले कोर्ट होता है, मतलब रेड कोर्ट, रेड क्ले, सॉरी रेड क्ले, ठीक। और इसको ही हम लोग एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज रोलैंड गैरिस। नेक्स्ट है हमारा विम्बल्डन, जो कि अभी रिसेंटली हुआ था। सारे इन्फ्लुएंसर्स वहीं पहुंच गए थे, पता नहीं क्यों। विम्बल्डन, तो वो हुआ था लंदन में, लंदन में होता है, मतलब जून जुलाई के महीने में होता है। और इसका जो कोर्ट होता है वो ग्रास कोर्ट होता है, ठीक। लास्ट में एंड में होता है यूएस ओपन, ये न्यूयॉर्क में होता है, अगस्त सितंबर के बीच में होगा ये। और अगेन इसका हार्ड कोर्ट होता है, हार्ड कोर्ट, इसका हार्ड कोर्ट उसको बोलते हैं डेकोटफ। तो इतना इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, पूछता है कोर्ट का। तो ऑस्ट्रेलियन और जो यूएस ओपन है वो हार्ड कोर्ट में खेले जाते हैं, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट होता है, और विम्बल्डन जो होता है वो ग्रास कोर्ट होता है, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, और बाकी इसके टाइटल्स मैंने ऑलरेडी पीडीएफ आपसे शेयर कर दी, और इसका वीडियो भी था, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सो नेक्स्ट मैं इसका शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगी, क्योंकि ये भी रिसेंट की न्यूज़ है, तो ये काफ़ी पूछा जा सकता है। सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जो सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड है, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, और उसमें जो क्वेश्चन गिवन था वो टेम्परेट था, वो टेम्परेट गलत है, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। और इसके जैसे ये जो रीजन कौन कौन से हैं, तो ये अफ्रीका में देखा जाता है, अफ्रीका हो गया। अच्छा, मुझे लगता था कि इंडिया में नहीं है, बट इंडिया में भी है। साउथ अमेरिका हो गया, और ऑस्ट्रेलिया हो गया, और इंडिया है। तो इन 4 रीजन्स में देखा गया है। तो जैसे अफ्रीका में क्या है कि बहुत सबसे ज़्यादा यहीं देखा गया है। तो अफ्रीका में जैसे केन्या, कौन सा रीजन है, केन्या हो गया, तंजानिया हो गया, तंजानिया के जंगल में, सूडान हो गया, और नाइजीरिया हो गया। यहाँ पे सवाना ट्रॉपिकल टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स ऑब्जर्व किए गए थे। साउथ अमेरिका में जैसे है ब्राज़ील, ब्राज़ील में बोलते हैं कैंपोस, कैंपस। और वेनेजुएला को में क्या बोलते हैं, लैनोस, थैनोस, थैनोस जो वेनेजुएला से है, तो लैनोस। ऑस्ट्रेलिया में हो गया, और इंडिया में भी, इंडिया में बहुत स्मॉल पैचेस देखे गए इन सेंट्रल और सदर्न इंडिया में। तो ये हमने देखा था, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर यहाँ का 25 से 30 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसमें क्या है, वेजिटेशन क्या है कि जो ग्रास होती हैं, मतलब स्कैटर्ड ट्रीज एंड स्कैटर्ड ट्रीज एंड श्रब्स हैं।
तो इससे क्या होगा कि तो क्वेश्चन में जो गिवन था कि कैनोपी बना लेता, तो कैनोपी नहीं बनाता है वो, मतलब सनलाइट आराम से आ सकती है। कैटस, ट्री और श्रब्स हो गए। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? आई थिंक इतना ही, अभी तक इतना ही इंपॉर्टेंट है। एंड ग्रासलैंड है, मतलब ये पूछता है स्कैटर्ड ट्रीज कौन से टाइप ऑफ ग्रासलैंड्स में, तो वो सवाना में है, ये ट्रॉपिक्स में होता है, टेम्परेट रीजन में नहीं है, और अफ्रीका में सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट आइकॉनिक सवाना रीजन्स हो गए। और वाइल्ड लाइफ होती है तो ये बिग फाइव के नोन फॉर बिग फाइव है, दैट इज़ लायन, एलिफेंट, लेपर्ड, राइनो और बफेलो, इसके नाम से फेमस है। क्लाइमेट तो हमने पता है कि जो समर होता है वो बहुत बहुत वेट होता है, और विंटर्स जो होते हैं वो ड्राई होती है। मतलब जो कोईपन क्लासिफिकेशन में देखोगे तो AW टाइप पे, अरे मैंने लिखा नहीं शायद, तो यहाँ लिखती हूँ कि जो क्लाइमेट है वो तुम्हारा वेट समर होती हैं, वेट समर और ड्राई विंटर। तो जो कोईपन क्लासिफिकेशन में इसको इस टाइप का क्लाइमेट बोलते हैं। ठीक है, बस इतना इम्पोर्टेंट काफ़ी है इतना। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज़ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने इसी लेक्चर में 110 आर्टिकल के बारे में देखा था, दैट वाज मनी बिल। अब एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं। हमारे में बजट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नाम का कुछ नहीं है, इस ये है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सबसे पहले तो आर्टिकल कौन सा है इसमें? ये आर्टिकल 112 है। 112 आर्टिकल में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में मेंशन्ड है। और इसको प्रेजेंट कौन करता है? ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, वो प्रेजेंट करेगा। और यूजुअली जो होता है वो 1 फरवरी को प्रेजेंट हो जाता है, मतलब 2017 से 1 फरवरी को हम देखते हैं कि मतलब किसी भी फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट से पहले ये प्रेजेंट हो जाता है। अब जो क्वेश्चन आया था 2025-26 में, 2025-26 में कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट कितना है, कैपिटल एक्सपेंसेस और कैपिटल रिसिप्ट कितना है। तो जो एक्सपेंडिचर है वो 15.5 लाख करोड़ है, और ये 16.4 लाख करोड़ हो गए। ठीक है, तो इतना इसमें इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल है, फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करता है, और हमेशा किसी भी फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने से पहले बजट सेशन आ जाता है, यानी 1 फरवरी को नॉर्मली हम देखते हैं कि प्रेजेंट हो जाता है ये। और 2025-26 में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर रखा गया है फिगर्स में 15.5 लाख करोड़ है, और कैपिटल रिसिप्ट जो है वो 16.4 लाख करोड़ है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दिनेश शर्मा कमेटी के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें अगर कीवर्ड आएगा तो ये 2017 में ये कमेटी बनी थी। और याद रखना, वर्चुअल करेंसीज कहीं भी आ जाए तो दिनेश शर्मा लगा देना, और ज़्यादा नहीं डीप में चलते हैं इसके। वर्चुअल करेंसीज के बारे में बात आएगी, वर्चुअल करेंसी कहीं टर्म आएगा तो दिनेश शर्मा कमेटी से रिलेटेड होगा, ये 2017 के अराउंड आया था। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज़ NCST के बारे में। हम काफ़ी पढ़ चुके हैं, ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। स्पेलिंग क्या है स्टैट्यूटरी की? स्टैट्यूटरी बॉडी है, सॉरी ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, मैं कंफ्यूज हो गई थी NCBC में। ये तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल। यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी स्पेलिंग्स काफ़ी रॉन्ग हो रही हैं इंग्लिश। मेरी कॉन्स्टिट्यूशन की स्पेलिंग क्या थी यार? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, आई होप ये सही स्पेलिंग है। तो सबसे पहले तो ये जो स्टैब्लिश्ड हुई थी वो, इस आर्टिकल है 338A। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 2003 का, उससे ये बॉडी इंसर्ट की गई थी। केम टू अफेक्ट ऑन 19 फरवरी 2004 में। ठीक है, पहले क्या होता था कि जो दोनों SC और ST हैं वो नेशनल कमीशन फॉर SC ST के अंडर ही आता था, मतलब SC ST मतलब आर्टिकल 38, वो 338 में जो था। बट उसके अब क्या होता है कि अब ये 338 में एक अलग आर्टिकल बना दिया गया है NC ST का, मतलब ये ST के लिए है, टोटल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, तो इसका क्या होता है मतलब जितने भी जो भी कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल राइट्स हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के, उनको प्रोटेक्ट करना और उनको प्रमोट करना, ये इसका गोल है, ऑब्जेक्टिव है। इसमें जो मेंबर्स हैं वो अप टू 3 होते हैं, यानी एक चेयरपर्सन होता है और एक वाइस चेयरपर्सन होता है, मतलब 3 मेंबर्स होते हैं, अप टू 3। और 3 मेंबर्स हैं,
चेयरपर्सन होता है, तो चेयरपर्सन इसका करंट में कौन है? प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। तो जो करंट चेयरपर्सन है वो हमारे हैं अंतर सिंह आर्या। मैं दूसरे पेन से लिखती हूँ, अंतर सिंह आर्या। आर्या ये हमारे करंट 2024 में इनकी नियुक्ति हुई थी। करंट हमारे चेयरपर्सन हैं एनसीएसटी के। 3 मेंबर होती है, एक चेयरपर्सन होता है, एक वाइस चेयरपर्सन होता है और एक अदर मेंबर होता है। हाँ, टेन्योर भी पूछ लेता है, तो उसका जो टेन्योर होता है वो 3 साल तक के लिए होता है। यही क्वेश्चन था कि हमें ऑड वन बताना था, तो उसमें लिखा था 5 साल तक का, तो आंसर होगा 3 साल तक का। मतलब जो भी मेंबर चेयरपर्सन होगा वो 3 साल बाद कोई दूसरा बंदा बन जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब देखते हैं रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। इससे मतलब कुछ एग्जाम्पल्स पूछ लेता है कि बताना होता है कि रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं है। तो जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो होती क्या है? ये बेसिकली केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है। तो मतलब ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन जो होता है वो तुम्हारा रिडॉक्स रिएक्शन बना देता है। ठीक है। अब जैसे ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ये जो ऑक्सीडेशन होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लॉस होता है, और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है। मैं बहुत ही कीवर्ड्स में बता रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ लंबा लंबा, सो दैट आपको ऐसे इसी से फ्लो चार्ट से याद रहे। और रिडॉक्स रिएक्शन मतलब उस रिएक्शन में दोनों चीज़ें होती हैं। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है Zn प्लस कॉपर, इसके पास +2 होता है, इसकी वैलेंसी है, ये बना Zn +2 प्लस कॉपर। तो अब ये बताओ कि इसमें क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है और क्या रिड्यूस हो रहा है। तो अगर ध्यान से देखो तो जो जिंक है इसने अपना 2 इलेक्ट्रॉन खो दिया है, तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन खो के इसने Zn +2 बनाया, इसके पास +2 की वैलेंसी आ गई है, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। कॉपर जो है उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। ठीक है, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। देखो +2 का मतलब क्या होता है कि इतने की कमी है हमारे पास। जैसे अगर अगर थोड़ा सा और केमिस्ट्री में जाकर देखें तो फॉर एग्जांपल अगर आपको पता हो तो जैसे कैल्शियम है, ठीक है, इसकी वैलेंसी 2 होती है। वैलेंसी क्या होता है, जो उस इलेक्ट्रॉन अगर उतना इलेक्ट्रॉन उसके पास आ जाए तो वो एक तरीके से वैलेंस एटम बन जाएगा वो। ठीक, तो वही उसी तरीके से कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी थी, उसने गेन किया 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये रिड्यूस हुआ। ठीक है, बस इतना याद रखो कि ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लॉस होता है और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है। ठीक, और जो कुछ कुछ रिएक्शंस होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक काम करती हूँ, नेक्स्ट पेज में इंसर्ट करती हूँ। तो जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन को ऐसे लिख लो। इसका एग्जांपल है जैसे क्या हो सकता है, हाँ जैसे वाटर है, H2 प्लस हाफ O2, इसको बैलेंस करके H2O बनता है। ठीक, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, इसमें दोनों आ रहा है, ऑक्सीडेशन भी आ रहा है, रिडक्शन भी आ रहा है। डिकम्पोजिशन में इसी तरीके से देखते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, डिकम्पोज होता है जिसमें जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक कंपाउंड है 2Hg, तो ये ब्रेक हो रहा है 2Hg में और O2 में। ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन हो गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। डिस्प्लेसमेंट जैसे Fe हो गया और कॉपर सल्फेट है, तो इसको अगर करेंगे डिस्प्लेसमेंट तो ये बनेगा फेरस सल्फेट या फेरिक सल्फेट या फेरस सल्फेट कह लो प्लस कॉपर। ठीक है, ये ऐसे लेकर निकल जाएगा और ये कॉपर बचेगा। ठीक, और डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन भी होती हैं। बड़ा ही टफ स्पेलिंग है भाई, इसकी क्या ही होगी मुझे नहीं पता। इसमें क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, जैसे H2O2 होता है, 2H2O2 ये तुम्हारा हो रहा है 2H2O में और प्लस O2 में। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं रिडॉक्स रिएक्शन के। तो जो क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है कि कौन सी रिएक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन फॉलो नहीं करता है। ठीक, तो आप यहाँ से ये एग्जाम्पल्स हैं। तो आई होप यू पीपल आर नाउ क्लियर विथ रिडॉक्स रिएक्शन। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मुद्रा बैंक। एक मुद्रा योजना भी आई थी, तो देखते हैं मुद्रा बैंक के बारे में। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट, क्या हो गया, रिकनेक्टिंग हो रहा है, 1 मिनट, डेवलपमेंट एंड रेफिनेंस एजेंसी एंड
रीफाइनेंस एजेंसी, एजेंसी की स्पेलिंग एजेंसी, ओके। तो ये आई कब थी? ये आई थी तुम्हारी 2015 में आई थी। ये बैंक आए थे। किसने लॉन्च किया था इसको? हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी ने किया था। और इसका जो पर्पस है वो मतलब जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको एक तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। मतलब जो भी उनको फंड करना जो अनफंडेड है एंड प्रमोट द सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ठीक। तो बेसिकली अगर ऐसे कुछ आएगा माइक्रो से रिलेटेड कुछ आ जाएगा कि माइक्रो सपोर्ट करके, मतलब कि माइक्रो एंड स्मॉल जो छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको सपोर्ट करना होता है, मतलब टू सपोर्ट माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, ठीक। तो स्पेलिंग देख लेना एंटरप्रेन्योर्स की। नहीं, क्यों देखना है भाई, मैं लिखने मुझे, क्योंकि स्पेलिंग हमेशा मैं गलत कराती हूँ। तो एंटरप्रेन्योर की स्पेलिंग आई होप ENTREPRENE होना चाहिए, URS, आई थिंक यही होती है। फिर ये जो है ये एक तरीके का रीफाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। ये किसके अंडर आता है? ये सिडबी के अंदर आता है, सिडबी, ठीक। सिडबी मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। रेगुलेट कौन करता है? ये अंडर आता है सिडबी के। तो रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई करता है, रेगुलेटेड बाय आरबीआई। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं इसके? जो इसके हेडक्वार्टर्स हैं वो मुंबई में हैं। नॉर्मली सारे बैंक्स के हेडक्वार्टर्स आप मुंबई में ही देखोगे, मोस्ट ऑफ द बैंक्स, आई एम नॉट सेइंग ऑल बट इट्स लाइक मोस्ट ऑफ द बैंक्स। अगर आपको नहीं पता है, कोई आता है उसका हेडक्वार्टर पूछ और ऑप्शन में मुंबई है, और मान लो आपको नहीं पता है कि क्या है बट आप रिस्क लेना चाहते हो, तो आप मुंबई लगा के रिस्क ले सकते हो आराम से हेडक्वार्टर्स के टर्म में। तो एक मुद्रा योजना भी आई थी, तो मुद्रा योजना भी डिस्कस कर लेते हैं। कहाँ डिस्कस करें? एक काम करते हैं, नेक्स्ट पेज अलॉट करते हैं इसके लिए। तो एक आई थी मुद्रा योजना, ठीक। तो इसमें कैटेगरीज थी, एक शिशु थी, शिशु शिशु, किशोर और तरुण, तरुण तरुण तरुण, ठीक है। इसमें जो लोन लिमिट थी, मतलब जो लोन की जो लिमिट है, लिख लेते हैं लोन लिमिट, इसमें है अप टू 50,000। इसमें कितनी है? 50,000 से 5 लाख। और इसमें कितनी है? 5 लाख से 10 लाख। तो ये बेसिकली अर्ली स्टार्टेड, जो अर्ली स्टेज में स्टार्टअप्स होते हैं उनके लिए है। ये बहुत जो ग्रोइंग छोटे छोटे बिजनेस जो ग्रो करते हैं उनके लिए है। और 10 लाख जो लास्ट वाली लिमिट है वो स्मॉल जो इस्टेब्लिश्ड है और स्मॉल बिजनेस उनके लिए है, ठीक। और कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, लॉन्च ईयर समझिएगा 2015 में लॉन्च हुआ था। किसने लॉन्च किया था? मोदी जी ने लॉन्च किया था। सिडबी के अंडर आता है, रेगुलेट इसको आरबीआई करता है। लोन स्कीम जो है वो पीएम मुद्रा योजना है। और 3 कैटेगरीज है मुद्रा के, शिशु, किशोर और तरुण। और पर्पस इसका यही है कि सपोर्ट माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने करी थी? तो न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी करी थी चैडविक ने, हाँ चैडविक, जेम्स चैडविक ने। इसको हमने ऐसे याद किया था ना, ईंट पर नाचे, मतलब ऐसा होता था कि ईंट, एक मिनट, ईंट पर नाचे, ऐसे करके याद किया था। नाचे चा ऐसे बनता है ना, हाँ। तो ई से था इलेक्ट्रॉन, पी से था प्रोटॉन, और ना से था तुम्हारा न्यूट्रॉन, टी से था, टी से क्या था? आर से तो रदरफोर्ड था, टी से सी से तो चैडविक था, टी से थॉमसन था, जे थॉमसन, थॉमसन, ये थॉमसन हो गया। आर से रदरफोर्ड था और चा से चैडविक था, ठीक। ये था, ऐसे याद किया था हमने। तो इसमें हम स्पेसिफिकली न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिक चीज़ हमने इन्वेंटर तो देख ही लिया, चैडविक थे, चैडविक, चैडविक, ठीक। और इसका जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल चार्ज होता है, चार्ज इज न्यूट्रल। और ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, इनसाइड न्यूक्लियस। हाँ, इनसाइड न्यूक्लियस। इसका मास कितना होता है? मास जो होता है आई थिंक 1.6 समथिंग 7 इंटू, ये पूछा गया था 10⁻⁻27 किलोग्राम्स, ये होता है इसका मास। और कुछ इंपॉर्टेंट है, ईयर ईयर याद कर लेते हैं, 1932 में हुआ था। और न्यूट्रॉन नंबर अगर निकालना हो तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करते हैं। अगर मान लो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना हो
तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ठीक, और कुछ तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसका। आई थिंक इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2024 किसको मिला था? तो ये बहुत सारी लैंग्वेजेस में मिलता है, तो मेजर हम देखते हैं हिंदी में किसको मिला था। हिंदी में मिला था गौरव पांडे को। गौरव पांडे, और इनकी कौन सी लेखकी के लिए इनको मिला था? गौरव पांडे। तो इन्होंने पोइट्री लिखी थी, इनकी पोइट्री थी स्मृतियों के बी स्मृतियों 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 के बीच घिरी है घ घ घ स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। ठीक है, इस पोइट्री के लिए इनको साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2024 से इनको सम्मानित किया गया था। अब इंग्लिश का देख लेते हैं कि इंग्लिश में किसको मिला था। तो इंग्लिश में मिला था के वैशाली को। के वैशाली, इनकी जो मेमोयर थी कौन सी मेमोयर के लिए मिला था? तो मेमोयर वो थी तुम्हारी होमलेस ग्रोइंग अप, लेस्बियन एंड डाइसलेक्सिक। स्पेलिंग क्या थी इसकी? मतलब डाइसलेक्सिया एक बीमारी होती है इन इंडिया। इस किताब के लिए इनको मिला था। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। आई थिंक ये लास्ट टॉपिक ही हमारा है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अगर क्विक डिस्क्रिप्शन कर लें तो ये पास्ड ऑन 18 जुलाई 1947। 18 जुलाई 1947 में पास हुआ था। अफेक्ट हुआ था ये 15 अगस्त 1947 में। केम इनटू अफेक्ट ऑन 15 अगस्त 1947। और ग्रांटेड इंडिपेंडेंस टू इंडिया एंड पाकिस्तान, मतलब इंडिया और पाकिस्तान ग्रांटेड इंडिपेंडेंस टू इंडिया एंड पाकिस्तान। और तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पूरी पावर मिल गई थी। ब्रिटिश जो कंट्रोल था वो पूरा ख़त्म हो चुका था। और इसमें क्या क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज़ को, मतलब सभी जो डोमिनियंस हैं उनकी पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होंगी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। ठीक है, फिर लेजिस्लेटिव सॉवरेनिटी मिल गई थी। एंड ऑफ ब्रिटिश क्राउन सॉवरेनिटी, बिल्कुल ख़त्म हो गया था ब्रिटिश क्राउन का जो भी सॉवरेनिटी थी उनकी। जो ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, वो जो इस पर्टिकुलर पोस्ट थी वो अबॉलिश कर दी गई थी। प्रिंसली स्टेट्स का जो थे वो बिल्कुल फ्री थे इंडिया को ज्वाइन करने के लिए और पाकिस्तान को ज्वाइन करने के लिए, या फिर वो रिमेन इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। और हाँ, ये कौन सा मतलब किस प्लान में आया था? तो माउंट बैटन प्लान था इनका। माउंट बैटन प्लान। ठीक है, ये 3 जून को इसने बनाया था। तो ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बारे में कुछ पॉइंट्स थे। एंड इसी से अंत होता है इस पर्टिकुलर एनालिसिस का जो कल मैंने अटेम्प्ट किया था। एंड अब जो आज जो जीएस एनालिसिस करी है, मतलब आज जो मॉक अटेम्प्ट किया था, दैट इज़ मॉक नंबर 4 ऑफ एडिक्विटी रिविजन सीरीज़। उसकी जीएस एनालिसिस मैं कोशिश करूँगी कि कल तक आपको दे दूँ, और इसकी पीडीएफ मैं रात तक आई विल बी ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूँ। पीडीएफ नहीं बल्कि एक रिवीजन शीट होती है, तो उस पर्टिकुलर शीट में मैंने सारे पॉइंट्स मेंशन कर दिए होते हैं ताकि आपको एकदम जिस्ट मिल जाए हर टॉपिक का। एंड रिवीजन पर्सपेक्टिव में, क्योंकि अब के लिए बहुत काम भी आएगा, बिकॉज अभी क्या है, आप रिवाइज करिए। अगर आप अभी 10 पन्ने की पीडीएफ पढ़ेंगे तो शायद ही आप पढ़ेंगे, मतलब आप बोर हो जाएंगे। इससे बेटर है कि आप कोई शीट को आप रिवाइज कर सकते हैं, उससे आप मल्टीपल टॉपिक्स देखेंगे तो उससे आपको भी बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी और एक रिविजन मिल जाएगा। फिर देखो, याद तो कुछ कर नहीं सकते हैं इस टाइम पे कि हमको रट लें, बिकॉज अभी यही है कि अगर नाम हमें सुना लग गया तो हम उसमें गेस खेल सकते हैं कि हाँ इसकी मैंने सुना था, हो सकता है इसका आंसर ये होगा जब एग्ज़ाम में आएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स। सो थैंक यू गाइस।